नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। पिछले कुछ हफ्तों से हम बात कर रहे हैं लिसनिंग स्किल्स के ऊपर और आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जुड़ेंगे पारस महेंद्रू के साथ। पारस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंस अगेन वेलकम टू द शो। थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक्सपीरियंसेस के बारे में जहां सही एनवायरनमेंट ना मिलने के कारण बच्चों को अगर सही लिसनिंग स्किल्स का एक्सपोजर ना मिले तो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो पारस जुड़ेंगे आपके साथ। अभी तक आपने भी बात की और हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स ने भी काफ़ी डिटेल्स में इंपॉर्टेंस बताई कि फॉर्मेटिव ईयर्स में अच्छी लिसनिंग स्किल्स बच्चों को देना क्यों ज़रूरी है, अच्छे एक्सपीरियंसेस देना क्यों ज़रूरी है। पर कभी ऐसा होता है कि या तो किसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस होते हैं कई बार, या अच्छा एनवायरनमेंट जो हम बोलते हैं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है बच्चों को। तो ऐसे बच्चे जिन्हें सही सुनने के अनुभव नहीं मिलते हैं, तो इन बच्चों की जो अपना विचार दर्शाने की प्रवृत्ति है उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? एक एरिया का जो डेवलपमेंट है उसका इम्पैक्ट दूसरे एरिया में भी होता ही है, वो इंटरकनेक्टेड है। तो जब बच्चों को ये फॉर्मेटिव ईयर्स में ये रिच लैंग्वेज का एनवायरनमेंट नहीं मिला है, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे के स्ट्रेटजीज नहीं सीख पाए हैं, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट पे तो होगा ही, उनके थॉट प्रोसेसेस पे होगा। क्योंकि हमारे पास काफ़ी रिसर्च है जिससे हमें पता चलता है कि थॉट और लैंग्वेज जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। हमें ये भी पता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लैंग्वेज स्किल्स की क्या अहमियत है हमारे सोशल डेवलपमेंट में। कहीं पे भी कोई भी रिश्ता बनाना है, दोस्ती करनी है, उसको सस्टेन करना है, तो हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो हम नहीं कर पाते हैं। और अगर एकेडमिक्स के बारे में भी हम बात करते हैं तो जिन बच्चों को लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट मिला है, उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं कि वो नए नए शब्द सीख पाएँ, वो आसानी से रीडिंग राइटिंग में सक्सेसफुल रहते हैं। और जिन बच्चों को अनफॉर्चुनेटली कोई भी सर्कमस्टांसेस की वजह से ये सब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है, तो ऑब्वियसली उनके पर्सनल सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में इम्पैक्ट होगा। उनको डिफ़िकल्टी होगी दूसरों के साथ दोस्ती करने में, दोस्ती मेंटेन करने में है। उनको खुद की अपनी ज़रूरतों को वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सुना ही नहीं है कभी कि कैसे कम्युनिकेट करना है अपनी ज़रूरत को, तो मैं कैसे कर पाऊंगी। तो इसकी वजह से बिहेवियरल प्रॉब्लम आ सकती है, टेंट्रम्स फेंक सकते हैं बच्चे, ये एक पॉसिबिलिटी है एज फार एज सोशल इमोशनल डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड। जैसे मैंने कहा कि रीडिंग राइटिंग का सीधा कनेक्शन है, तो कई बार ये होता है कि क्योंकि बच्चे को वो मौका ही नहीं मिला, उसने अलग अलग तरीके के अनुभव लिए ही नहीं है, सुने ही नहीं है, तो उन बच्चों को एकेडमिक्स में प्रॉब्लम होगी। और जब एकेडमिक्स की परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम होती है तो उसका इम्पैक्ट फिर से सेल्फ एस्टीम पे आता है, तो अगेन वो उसके रिलेटेड इश्यूज भी बच्चों में हो सकते हैं। तो कई सारे इम्पैक्ट है कि जब रिच एनवायरनमेंट नहीं है तो बच्चों के स्पोकन लैंग्वेज पे, उनकी रीडिंग पे, उनके राइटिंग पे, अदर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट जैसे कहा कि सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में, इन सब चीज़ों पे एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। पारस, अगर हम बात करते हैं स्पेशली लिसनिंग स्किल्स के बारे में, तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि कारण तो आपने बता दिए कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट अगर नहीं है, अच्छी भाषा का उपयोग नहीं किया गया है, या किसी कारण से कोई भी वायलेंस है घर में या कुछ भी तरह का है, तो उससे ये असर ये सारे डेवलपमेंटल एरियाज में होता है, स्पेशली लिसनिंग स्किल्स में तो है ही। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जैसे अब हमने सुना है कई बार ऐसा भी पता चलता है कि पेरेंट्स बात कर रहे हैं पर बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। फिर भी कई बार ऐसी सिचुएशंस इग्नोर हो जाती हैं। और अगर हम बात करें तो जैसे आपने हमें पहले भी बताया कि आजकल की जो पेरेंटिंग है वो बहुत भाग दौड़ वाली हो गई है। पेरेंट्स तो बिजी रहते ही हैं और सिंगल पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा, उसके जो रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है, इतना समय नहीं निकाल पाते हैं। और कई बार ऐसे समय में कि हमें पता भी है कि बच्चा नहीं समझ रहा है, पर फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं, छोटा है शायद इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहा है या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो क्या अभाव हो सकते हैं इन चीज़ों को अगर हम एक तो इग्नोर कर दें, और अगर इग्नोर हो गई हैं
तो आगे चल के बच्चों के, उसके खुद के बच्चे के ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ सकता है? आपने सही कहा कि कई बार एनवायरनमेंट की वजह से बच्चों की लिसनिंग स्किल्स पे इम्पैक्ट होता है। कई बार जैसे आपने कहा कि एनवायरनमेंट रिच है फिर भी लिसनिंग स्किल्स नहीं है बच्चे में, तो उसकी कई सारी वजह हो सकती है। एक तो है कि बच्चे को हियरिंग की प्रॉब्लम है कि आपका बच्चा हियरिंग, जैसे आपके एक एपिसोड में बात हुआ था कि कान का काम है कि हियरिंग के जो भी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन है उसको दिमाग तक पहुंचाना, और दिमाग उसका मतलब निकालता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये 2 स्टेजेस हो जाते हैं उसमें, अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो कई बार बच्चों को ये होता है उनके साथ कि किसी भी वजह से वो कान ठीक से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब पहुंचा नहीं पाते हैं दिमाग तक। कि जैसे फॉर एग्जांपल छोटे बच्चों में मिडल ईयर इन्फेक्शन, कई बच्चे दे आर प्रोन टू ईयर इन्फेक्शन, और वो अगर फ्रीक्वेंटली हो रहा है और सिवियर हो रहा है तो उनके ऑडिटरी सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाने में दिक्कत हो सकती है। कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। कई बार नर्व्स डैमेज्ड होती है, क्योंकि ये इसकी भी वजह है, इलनेस है, इन्फेक्शन है, कई जगहों पे हेरिडिटरी होता है, तो इस समय भी ब्रेन तक इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है, तो बच्चा नहीं सुनेगा, उसके लिसनिंग स्किल्स में अभाव रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि कुछ भी नहीं सुन रहे, वो कुछ कुछ आवाजें सुन भी पाते हैं, कुछ कुछ आवाजों को नहीं भी सुन पाते हैं। दूसरा, जैसे मैं कह रही थी कि दिमाग में लिसनिंग मतलब क्या है, हम क्या सुन रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, और उससे साथ हम किस तरीके से जुड़ते हैं, हम कैसे रिलेट करते हैं, तो वो दिमाग में होता है, वो सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। तो फिर से मैं थोड़ा अलग जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि एक सेंसरी प्रोसेसिंग होती है हमारे दिमाग में। तो जैसे आप और हम अभी बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, पर सिर्फ बातचीत, एक ही सेंसरी इंफॉर्मेशन नहीं जा रही दिमाग के पास। आपके कपड़े आपको टच कर रहे हैं, आपका एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर है, जब मैं बात करती हूँ तो मेरा हाथ स्पेस में मूव करता है, तो ये सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन, मुझे कोई और आवाज भी आ सकती है, स्मेल क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग को जा रही है। ठीक है, पर ब्रेन डिसाइड करता है कि इसमें से किसकी अहमियत है। तो क्योंकि ये दोनों बातचीत कर रहे हैं तो हम ऑडिटरी इंफॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं, और उसमें भी पर्टिकुलरली इन दोनों की बातचीत जो हो रही है उस पे। बाकी की अगर कोई छोटी सी आवाज मशीन की आ रही है तो उसको इग्नोर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेन डिसाइड करता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। हैविंग सेड दैट, अभी हम साउंड प्रूफ रूम में बैठे हैं, कोई स्मेल ऑब्वियस नहीं है, ठीक है, पर क्योंकि हमारे पास इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, और बातचीत के दौरान अगर हमने केबल जलने की बू आ गई तो दिमाग इमीडिएटली गियर चेंज करेगा। आप बोलोगे कि पारस चुप हो जा, ये कहाँ से स्मेल आ रही है, उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा वेलबींग हम जेपर्डी में है, तो हम इमीडिएटली वो सेंसरी इंफॉर्मेशन पे शिफ्ट हो जाते हैं। करेक्ट। तो कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इसमें दिक्कत आती है, और सेंसरी प्रोसेसिंग में भी अलग अलग कैटेगरी है, ऑडिटरी सेंसरी प्रोसेसिंग भी वन ऑफ देम। कि वो जो इनकमिंग ऑडिटरी इंफॉर्मेशन है वो उनको समझ में नहीं आता कैसे प्रायोरिटाइज करना है, कि किस पे मुझे ध्यान देना है। सभी आवाज को, ये भी आवाज है, वो भी आवाज है, ये क्लिक करने की भी आवाज आई, तो उन सब में से मुझे किस पे ध्यान देना है, वो उनको दिक्कत होती है। कई बार कई बच्चे होते हैं जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि कार का हॉर्न, वो बहुत ही आम आवाज है, और हमारे देश में तो हम बड़ी आसानी से इग्नोर कर लेते हैं ये आवाज को रोड्स पर कुछ बच्चों के लिए जो हाइपर सेंसिटिव है उनके लिए वो आवाज बहुत ही अनप्लेजेंट है। करेक्ट। कई बार हम देखते हैं कि वो कान कवर कर लेते हैं, है ना, तो वो इसकी वजह से, क्योंकि वो ओवरबेयरिंग है और बहुत ही अनप्लेजेंट है, तो ये एक वजह हो सकती है कि उनकी लिसनिंग में डिफिकल्टी होती है। तो कई सारी वजह है, और हमें एज पेरेंट्स, एज एडल्ट्स, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हियरिंग की प्रॉब्लम है, उसको आवाज दिमाग तक सिग्नल्स नहीं जा रहे हैं, क्या मेरा बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, बार बार मिडल ईयर इन्फेक्शन हो रहा है, ये वजह है। अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट है, जैसे मैंने कहा नर्व्स में कुछ डैमेज है, तो हियरिंग एड से काफी सारा फायदा हो सकता है, तो उससे हम बच्चे का हियरिंग को काफी हद तक हेल्प, हाँ एग्जैक्टली। और अगर
इंफॉर्मेशन सही तरीके से जा रही है पर वो बच्चा उसको समझ नहीं पा रहा है, उसके साथ मीनिंग नहीं अटैच कर पा रहा है, उसको फिल्टर नहीं कर पा रहा है, तो हमें उसको उस तरीके से सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि चिल्ड्रन ऑन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो उनके साथ कई बार ऑडिटरी प्रोसेसिंग एज एन एसोसिएटेड कंडीशन होता है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कैन बी ए स्टैंड अलोन कंडीशन और इट कैन बी एन एसोसिएटेड कंडीशन। तो ऑटिज्म में हम देखते हैं कई बार कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग में चैलेंजेस हो सकती है जी, तो उनको अलग तरीके का सपोर्ट जरूर पड़ेगा। जो बच्चे हैं अभी सुनने के लिए हमें अटेंशन की जरूरत पड़ती है, तो जो बच्चे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी है जिनमें, तो उनका सबसे बड़ा चैलेंज ही अटेंशन है। ठीक है, और उनको इम्पल्स कंट्रोल के साथ प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो ब्रेन के हैं उनके साथ चैलेंजेस हैं, तो उनके लिए हमें दूसरी तरीके का सपोर्ट सिस्टम इन प्लेस, विल हैव टू पुट इट इन प्लेस कि ताकि उनके लिसनिंग स्किल्स को हम रिफाइन कर सके। तो बेसिकली टू रैप इट अप, ये जानना बहुत जरूरी है कि वजह क्या है। एनवायरमेंटल है तो एनवायरमेंटल है तो उसमें क्योंकि रिच एनवायरनमेंट नहीं है या तो इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन है जिसकी वजह से बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रही है और लिसनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ये एक कैटेगरी है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है जी। तीसरा है कि ये प्रोसेसिंग में भी चैलेंजेस आ सकती है, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले। तो आप एक्सपर्ट हैं, शायद मैं भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखती हूँ तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, लेकिन एज अ लेमैन जब हम बात करते हैं कि पेरेंट को समझना है और जहाँ समय की भी कटोकटी है, तो किस तरह से वो समय निकाला जाए, मतलब एक छोटे छोटे अगर आप इंडिकेशंस बताएं जिससे पेरेंट इजीली उसे पकड़ सकते हैं, और उसके बाद किससे मिलें, किसकी सहायता से बच्चे को इस प्रोसेस में हम बेटर बना सकते हैं। जी बिल्कुल, तो सबसे आसान आंसर इसका ये है, ट्रस्ट योर गट। राइट, पेरेंट्स को गट फीलिंग होता है। मैं सालों के एक्सपीरियंस है, सालों से मैं पेरेंट्स के साथ काम करती आ रही हूँ और मैंने देखा है कि 90% ऑफ द टाइम पेरेंट का गट फीलिंग सही निकलता है। तो ऑलवेज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। ये कहने के बाद छोटी छोटी चीजें हैं कि आपका बच्चा अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को बार बार इंस्ट्रक्शंस रिपीट करना पड़ता है या वो खुद पूछेगा क्या कहा, नहीं सुना मैंने, फिर से बताओ। तो ये एक साइन है कि हमको पता चल जाएगा। जैसे पहले मैंने एग्जाम्पल दिया कि कॉमन ऑर्डिनरी आवाज को भी बहुत सिवियर रिएक्शन आ रहा है बच्चे का, तो ये भी एक साइन है। बच्चा दूसरे अपने हम उम्र बच्चों के साथ किस तरीके से खेलता है, उनके साथ वो कनेक्ट हो पाता है कि नहीं, तो इससे भी आपको क्लू मिल जाएगा कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है और हमारे बच्चे को या तो फर्दर टेस्टिंग की जरूरत है या एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है। तो छोटी छोटी क्लूज हैं। कई बार बच्चे विजुअल क्लू पे डिपेंड करते हैं। आपको देखेंगे, जब आपके साथ आपको सीधा आई कांटेक्ट है आपके साथ, तो वो समझ रहे इंस्ट्रक्शंस को, पर आप उनके फील्ड ऑफ विजन में नहीं हो तो नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये भी एक साइन हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम है कहीं पे। तो ऐसे छोटे छोटे किस्से आप उनके खेल पे ध्यान दीजिए, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या इंटरवेंशन की जरूरत है कि नहीं है। हैविंग सेड दैट, मुझे ये भी पॉइंट आउट करना है कि अर्ली इयर्स में बच्चे अपनी बाउंड्रीज भी टेस्ट करते हैं, तो वो कई बार जानबूझ के भी करेंगे। हाँ, मैं एक्चुअली आपको वही पूछने वाली थी, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कई बार बच्चे इतने ज्यादा खेलने में इनग्रॉस्ड होते हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं पर नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है। हाँ। तो फिर उसमें पेरेंट्स उठा के ले जाए डॉक्टर के पास कि देखो। तो ये बिल्कुल सही है कि या तो एक तो बाउंड्रीज चेक करे कि मैं कहाँ कितने बटन्स प्रेस कर सकता हूँ, ठीक है, ये एक ऑप्शन है उनके पास। दूसरा, जैसे आपने कहा कि अपने खेल में इतनी दिलचस्पी है उनको और इतने इनग्रोस्ड है कि वो भूल जाते कि आजू बाजू की दुनिया में क्या हो रहा है। तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात किया था कि जब भी आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट करो, मेक श्योर अटेंशन है, आपका अटेंशन है और यू ग्रैब चाइल्ड्स अटेंशन। तो अगर वो अटेंशन होने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर आप ऑब्वियसली कंसल्ट करोगे डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को।
पर अदरवाइज बेयर इन माइंड कि कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत ही कॉमन है अर्ली चाइल्डहुड में, और चिल्ड्रन विल ग्रो आउट ऑफ इट. सो वन शुड नॉट बी अलार्म्ड कि अरे आज मैंने बुलाया, नाम से रिस्पॉन्ड नहीं किया, कुछ गड़बड़ है. सो प्लीज डोंट बी अलार्म्ड. मुझे सबसे बड़ी बात की चिंता हो जाती है. हाँ, करेक्ट. मतलब हम आपको बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पत्थर की लकीर है और आप उसको लेकर फॉलो करें. जरूर आप अपने जो भी सिचुएशन है, जो एनवायरनमेंट है, उसको भी पहले चेक करें. 2-3 बार वो इंस्टेंसेस को अगर आप क्रिएट करके देख सकते हैं कि हर बार में बच्चे का रिस्पॉन्ड कैसा, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, उससे भी आपको अंदाजा आ जाएगा कि हाँ भाई कुछ इशू है या नहीं है. और अल्टीमेटली जो उन्होंने कहा कि अपने इंस्टिंक्ट्स जो हैं एज अ पेरेंट, आप उसको उस पर ट्रस्ट करें और उसको लेकर चलें. पारस, कई बार ऐसे भी हम लेबल भी कर देते हैं एज एन एजुकेटर, और कई बार पेरेंट्स भी हताश हो जाते हैं कि मेरे बच्चे की ऑडिटरी जो स्किल्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, या फिर ऐसा है कि शायद सुनना कम सुन रहा है ड्यू टू जो भी रीजंस आपने बताए हैं, या नहीं सुन रहा है, तो उसके वजह से वो किसी और काम में अच्छे से अपना 100% जो है वो नहीं दे पाएगा. तो क्या उस तरह से उसे लेबल करना सही रहेगा, या हम किसी और सपोर्ट सिस्टम की मदद से बच्चे की ये जो अभाव है उसको कवर अप कर सकते हैं? जी, लेबलिंग अनफॉर्चुनेटली हो जाता है, और सिर्फ क्योंकि बच्चे को लर्निंग में डिफिकल्टी है या कुछ इम्पेयरमेंट है, सिर्फ वही बच्चे लेबल हो रहे हैं, ऐसे भी नहीं है जी. बहुत शैतान है, बहुत मस्ती करेगा जी. पिछले बार मेरी क्लास में था तो आप देख लेना. तो ये लेबल भी बच्चों के साथ तो जाते ही है. वो आई थिंक मुझे लगता है ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम करते रहते हैं. मुझे मेरा पर्सनल मानना ये है कि नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है कि उसका बहुत लेबलिंग का एक सोशल एस्पेक्ट से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है. कई बार पेरेंट्स को डर लगता है कि अगर मैंने बोल दिया कि मेरे बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, या मैंने बोल दिया कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, या मैंने बोल दिया कि मेरे बच्चे को ADHD का डायग्नोसिस दिया है, तो टीचर उसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगी, दूसरे बच्चे उसको चिढ़ाएंगे. तो ये सारे फियर्स होते हैं लेबल्स के साथ. तो इसकी वजह से कई बार पेरेंट्स खुद भी छुपा देते हैं, नहीं शेयर करते हैं. पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि बच्चे को जो इंटरवेंशन की जरूरत है वो नहीं मिल पाता है. तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम कोई लेबल इस्तेमाल करते हैं तो उसका उपयोग उसकी ट्रीटमेंट तक और उसको किस तरीके का सपोर्ट चाहिए वहां तक सीमित रखें. करेक्ट. और उसको आप और जगहों पे नहीं ड्रैग करें. तो मुझे लगता है पेरेंट्स भी सिक्योर फील करेंगे, एंड दे विल बी मोर ओपन, दे विल बी मोर विलिंग टू शेयर इंफॉर्मेशन विथ अस. तो ये मुझे लगता है बहुत ही जरूरी है कि हम समझें कि लेबल करना क्यों है, उसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है. राइट. और अगर हम लिसनिंग को पर्टिकुलरली बात करते हैं कि जैसे आपने कहा कि विजुअल क्लूज आप देकर भी अगर बच्चे सुनने में तकलीफ होती है, तो बच्चा कहीं ना कहीं उस चीज़ को हम क्या कहना चाहते हैं वो बताने की या गेस करने की कोशिश करता है. तो क्या कहेंगे उस बारे में? तो विजुअल क्लूज ऑब्वियसली आपको फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी जेस्चर्स वगैरह को लेके भी बच्चे काफी सारी, तो वो क्या करते हैं, वो दे फिल इन द गैप्स कि जो जो चीजें मैंने सुनी है. कई बार क्या होता है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट पार्शियल होता है, जरूरी नहीं कि कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, कुछ कुछ सुनाई दे रहा है. तो वो जो फिल इन द गैप्स होती है वो हम इस तरीके से कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं. पिक्चर्स को हम एज ए टीचिंग एड भी यूज कर सकते हैं कि बच्चे को अगर कम्युनिकेशन में, क्योंकि वो ठीक से सुन नहीं पा रहा है या सुन रहा है पर उसका मीनिंग नहीं अटैच कर पा रहा है उस चीज से, तो हम पिक्चर्स को एज ए सिस्टम यूज करते हैं जिससे कि बच्चा कम्युनिकेट कर पाए. क्योंकि अगर बच्चे की कम्युनिकेशन इग्नोर हुई है तो वो बच्चे का बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होना मतलब पॉसिबल 100% है. क्योंकि आपकी खुद की ही नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही है और आप अटेंशन कैसे लोगे दूसरों से. तो ये बहुत ही कॉमन है. जब कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, लिसनिंग ठीक नहीं है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज ठीक नहीं है, तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स का होना बहुत ही कॉमन है बच्चों में. करेक्ट. हम जितना डिले ये समझने में करेंगे उतना ही डिले इन सब चीज़ों में आएगा, और कहीं ना कहीं बच्चा क्लास में उतना अच्छे तरीके से शायद परफॉर्म ना कर पाए जिस तरीके से उसके क्लास के बाकी जो फ्रेंड्स हैं वो कर रहे हैं.
तो बच्चे का हित सबसे पहले देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको समझ नहीं आता है तो आप एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं। सबसे पहले अपने पीडियाट्रिशियन से बात करें, क्योंकि वो सबसे आपके बच्चे के भी करीब हैं और आप भी उन्हें बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं। आपके पीडियाट्रिशियंस भी आपको हेल्प कर सकते हैं। पारस, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैसेज से पहले मैं क्विकली आपको ये भी बता दूं कि पीडियाट्रिशियन, जैसे आपने कहा कि वो सपोर्ट कर सकते हैं, और अभी तो काफी सारी स्कूल्स में सेन काउंसलर्स होते हैं, बिल्कुल स्पेशल एजुकेशनल नीड्स के काउंसलर्स होते हैं, तो उनके पास काफी सारी माहिती होती है। वो आपको गाइड कर पाएंगे कि स्पीच थेरेपी की जरूरत है, लैंग्वेज थेरेपी की जरूरत है, या दोनों की जरूरत है, या ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत है, तो आप उनके साथ भी बातचीत कर सकते हो और वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। ठीक है। एंड कमिंग टू द मैसेज, तो हमने बच्चों के बारे में तो बातचीत की कि उनके साथ क्या क्या चैलेंजेस हो सकती है, उसकी वजह क्या हो सकती है, पर मुझे लगता है कि मैं अपना संदेश पेरेंट्स के लिए है मेरे पास कि जब भी आपका बच्चा जिसको किसी भी तरीके की दिक्कत है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है या ऑडिटरी प्रोसेसिंग, क्योंकि आज हम उसकी बात करें, उसके रिलेटेड कोई चैलेंजेस हैं, तो जैसे मैंने पहले कहा कि पेरेंट्स छुपाते हैं, तो वो पेरेंट्स के लिए वो बहुत ही आइसोलेटेड और घुटन वाली जगह है, और मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को रीच आउट करना चाहिए। आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसे आपने कहा, और इंटरवेंशन जितना जल्दी स्टार्ट होगा, बच्चे के लिए तो अच्छा ही है, पर आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपको भी वो इमोशनल सपोर्ट मिलेगा जिसकी उनको बहुत जरूरत है। बिल्कुल सही। क्योंकि कई बार बच्चे का जो भी इश्यू है वो दूसरे फैमिली मेंबर्स भी नहीं समझ पाते हैं, फ्रेंड्स तो दूर की बात है। कई बार पेरेंट्स के बीच में भी डिसएग्रीमेंट है, एक पेरेंट ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, दूसरा अभी भी डिनायल में है, तो लाइक आई सेड, इट्स अ वेरी लोनली स्पेस। तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करें, और अगेन आस्क दी स्कूल काउंसलर की कोई सपोर्ट ग्रुप है पेरेंट्स का जहां पे आप खुल के बात कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे पेरेंट्स भी इसी अनुभवों से जा रहे हैं, तो आपको एक सहारा मिल जाएगा, और वहां पे आप आसानी से सोशलाइज भी कर सकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका बच्चा उतने ही खुले दिल से एक्सेप्ट किया जाएगा जितना आपने किया है। तो मेरा संदेश पेरेंट्स के लिए है कि प्लीज प्लीज अपने इमोशनल वेलबींग का और अपने मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटी दीजिए, उसकी बहुत ज़रूरत होती है इन सिचुएशंस में। और अगर आपका इमोशनल वेलबींग सही है, आपका मेंटल हेल्थ सही है, तभी आप बच्चे को सपोर्ट कर पाएंगे। क्वालिटी टाइम अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी निकालें। बेड टाइम स्टोरीज की जो उन्होंने पहले भी मैं बात की थी, आई थिंक वो सबसे अच्छा समय होता है जब आप अपने बच्चे के साथ जुड़कर लेटे होते हैं या बैठे होते हैं या बच्चा आपके गोद में होता है, तो वो फिजिकल टच जो पूरा दिन आपके बच्चे को आपसे नहीं मिला है, आई थिंक उसकी भी बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, हम भी बड़े हो जाते हैं, तो पर अब जब भी कुछ तकलीफ होती है, जब हमारे पेरेंट्स हमें हक करते हैं, तो कितना सुकून मिलता है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम अपने रूटीन लाइफ में इन्हें लेकर, इन्हें समा कर चलेंगे, तो हम भी खुश रहेंगे, परिवार भी खुश रहेगा और हमारे बच्चे भी खुश रहेंगे। इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ आप जुड़ते रहें। VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू सो मच आप सभी का। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और एजुकेटर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू पारस फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।